ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आशीष मलिक सिविल सर्विस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हम आ गए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के साथ, जहां पे हम आपको टिप्स देंगे, आपके रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस होगा और किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी बातों के साथ मैं आशीष मलिक हाजिर हूं। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है जिसको हमने पीवाईक्यूज में चूज किया है, आर्ट एंड कल्चर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम उसको समझेंगे। टोटल पिछले 12 सालों में अगर मैं 2011 से 2022 तक की बात करूं, 23 का बच्चे पूछते हैं कि सर 23 वाला डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 23 का तो एक सेपरेट ही आपको बताना पड़ेगा। इसका बिल्कुल अलग से 2023 के पेपर का एनालिसिस होगा, नेक्स्ट वीक इसको पिकअप करेंगे। अगर आप देखोगे पिछले 12 सालों में तो करीब करीब 61 क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर पे। इनफैक्ट किस साल में कितना आया है वो ब्रेकडाउन भी आपको मैं समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला कॉलम। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और उसको क्या करना है। आपको अटेम्प्ट करना है, वहां पे रिस्क लेना है, या आपको क्वेश्चन को छोड़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो नोट्स भी आते हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। मेरी वीडियो की क्या जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, आपकी रिवीजन भी होगी। और ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। अगर आप लास्ट एक महीने में आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे 2 पार्ट आएंगे टोटल। अभी पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं फर्स्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले हम ऑलरेडी पॉलिटी के सीरीज बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हमने पॉलिटी के ऊपर कम से कम 161 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हमारे प्लेलिस्ट कॉलम में जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। सॉरी। सो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड अगर आप नोटिस करें तो 2011 से 2022 के बीच में जो टोटल आपके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा एक बार बहुत ही अनयूजुअल ट्रेंड आया था, अनयूजुअल जंप आया था 2014 में, जहां पे 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से। ऑफ कोर्स ये अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। इस तरह की चीज पहले नहीं हुई है देखने की। लेकिन एक आप चीज जरूर नोटिस करना कि ये अचानक से क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप ये ट्रेंड नोटिस करो तो ट्रेंड आपको यहां बढ़ता हुआ नजर है। कहीं ना कहीं यूपीएससी ने हिंट दे दिया था कि आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। तो 5 क्वेश्चन 2012 में, 8 क्वेश्चन 2013 में, और सीधा 16 क्वेश्चन पे जंप आ गया। और यही कुछ ट्रेंड अगर आप नोटिस करो तो यहां भी आपको एक तरह का ट्रेंड नोटिस होगा। तो अगर 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे और 2023 में भी क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि सर अकेले आर्ट एंड कल्चर से मैं कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 5 से 7 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि बहुत क्रूशियल है आपके लिए। इसीलिए ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर तो हम लोग अपना क्रैश कोर्स भी लेकर के आएंगे। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं आर्ट एंड कल्चर, बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत हवा है कि आर्ट एंड कल्चर कैसे होगा सर, बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। एक क्विक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे आर्ट एंड कल्चर के क्रैश कोर्स को भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको मेजर चीजें क्या क्या पढ़नी है वो आपको समझा दूंगा। अब ईयर वाइज ब्रेकडाउन अगर आपने देख लिया है तो ये भी समझना जरूरी है कि सर अगर टाइम मेरे पास कम है तो आर्ट एंड कल्चर के किस चीज को मैं एटलीस्ट लास्ट के टाइम पे रिवाइज करके जाऊं जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस हो क्वेश्चन आने के। तो क्लियरली अगर आप देखोगे टॉपिक नंबर 7, जहां पे कल्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, इंडियन फिलॉसफीज पे क्वेश्चन आते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म पे। आप देखिएगा पिछले 12 सालों में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो इस टॉपिक से आए। तो अगर आपके पास इन केस बाय चांस टाइम ना हो या टाइम कम हो तो ये वाला टॉपिक तो आप जरूर ही जरूर प्रिपेयर करके जाना। यहां से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2-3 आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा ये एक सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये भी काफी ज्यादा फोकस में रहता है। तो अगर आपके पास समय कम है तो प्लीज इसको जरूर पढ़ के जाएं। और फिर आप इंडियन पेंटिंग्स और डांस को भी स्किप ना करें। अगर और नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, एटलीस्ट ये टॉपिक्स पे तो जरूर फोकस कीजिएगा। डांस, पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिलॉसफीज, यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल हमने टॉपिक वाइज इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ट्रेंड आपको समझाने की कोशिश की है। और अब हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस की दोस्तों। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, और हाँ एक चीज और, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो करना है, अपना फीडबैक जरूर देना है कि सर हमें ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या बेनिफिट आपको हो रहा है, मुझे जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पिक करेंगे उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इंडियन आर्किटेक्चर। अब किस तरह के सवाल यहां से आए हैं आपको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को उठा करके आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपके नोट्स है वहां से रिवाइज कीजिए, प्लीज कुछ भी नया ऐड नहीं करना लास्ट के टाइम पे। अगर हम बात करें 2022 में एक सवाल आया था और यहाँ पे बड़ा मजेदार सा सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। यहाँ पे दिया हुआ है अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स। अभी रॉक एडिक्ट्स क्या है इसको भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए अशोका के बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स आपको हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में देखने को मिलते हैं। ये रॉक एडिक्ट्स जो थे एक तरह से जो मैसेज होता था, जो भी मैसेज स्प्रेड करना था अशोका को अपने लोगों के बीच में, उस मैसेज को एक पत्थर के ऊपर खुदवा देते थे। उस पत्थर पे लिखी लिखी हुई बात एक तरह का मैसेज था, एक तरह की इंफॉर्मेशन थी वहां के लोगों के लिए, जहां पे अशोका डायरेक्टली अपने लोगों से कम्युनिकेट करता था उस पत्थर पे अपने विचार लिख करके। अब ऐसे बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं जिनमें से चार आपको दिए हुए हैं, धौली, एरागुडी, जोगाड़ा और कालसी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि आपकी सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, आपकी ज्योग्राफी की भी नॉलेज टेस्ट हो रही है इस क्वेश्चन में। रॉक एडिक्ट आपके सामने, आपको बस ये बताना कि कौन सा रॉक एडिक्ट जो बताया है, क्या उसका स्टेट सही मैच किया गया है या नहीं किया गया है, इसको समझना जरूरी है। तो पहले तो आप एक बार ये वाला पिक्चर देखिए, ये आपको मैं एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूं पहले। लुक एट दिस रॉक एडिक्ट, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज है जब तक आपको मैं पिक्चर नहीं दिखाऊंगा ना, आपको रिलेट नहीं होगा। और मैं सारे के हर क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करी हैं, तभी टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में, पर पिक्चर ऐड की गई है ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। देखिए कुछ ऐसे होते थे रॉक एडिट्स, और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये भाषा में ये मैसेज लिखे हुए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह के रॉक एडिक्ट्स भारत के बहुत सारे कोनों में आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक मैप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप देखिएगा। तो कुछ इसमें मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ पिलर एडिक्ट्स हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, राजा के द्वारा अपना मैसेज पास किया जा रहा है। और रॉक एडिक्ट्स आप गंधार से लेकर के आप देखिएगा तो आपको जो है शाहबाज गढ़ी तक आपको मिलेगा। नीचे साउथ में आप देखोगे तो येरागुड़ी वगैरह है, धौली जो जिसका भी हम जिक्र करेंगे, यहाँ हर जगह पे गिरनार हो गया, सोपारा हो गया। तो ये बहुत बड़ी, और ये कालसी है आपका जिसका भी अभी जिक्र किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे फैले हुए हैं ये अशोका के इस तरह के रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको जरूर देखिएगा। अब जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं चार रॉक एडिक्ट, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे को धौली रॉक एडिक्ट। तो धौली जो है दोस्तों आप सब जानते हैं कि उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के बिल्कुल पास है धौली जो जगह है। इट्स अ हिल बेसिकली। तो ये हिल जो है आपके उड़ीसा स्टेट में पड़ती है। धौली एडिक्ट के बारे में क्या याद रखें, ये बहुत बड़े पत्थर पे किया हुआ काम है। और कौन सी भाषा, देखो ये भी अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है। ये एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, अगर मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ जाए कि धौली रॉक एडिक्ट में बताइए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उस टाइम पे पाली भाषा सबसे ज्यादा फेमस थी, लोग उसी को बोलते थे। तो पाली भाषा में लिखे गए हैं ये आपके रॉक एडिक्ट्स। दे आर लोकेटेड नियर द हिस्टोरिकल साइट ऑफ कलिंग वॉर। ये भी आप याद, अगर आपको ये भी याद रहेगा तो कम से कम स्टेट आपको याद करने में आसानी होगी। और आप जानते हैं कि कलिंग के युद्ध का कितना प्रभाव पड़ा था अशोक के ऊपर, जिससे वो सिर्फ अशोक ना होकर के सम्राट अशोक बन गया, उसका बुद्धिज्म उसने अपना लिया और काफी ज्यादा उसका लाइफ जो है चेंज हो गया। उसने नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपना ली थी कलिंग वॉर के बारे में, उसके बारे में खैर जिक्र बाद में करेंगे, पर फिलहाल धौली रॉक एडिक्ट आपको याद रखना है। इसी तरह से जो हम बात करें इरागुड़ी या फिर येरागुड़ी रॉक एडिक्ट की, जिसको अभी अभी हमने मैप पे भी मार्क किया था, ये किधर है, ये आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स है अशोक, किंग अशोक का। और ये मेजर और माइनर दोनों कैटेगरी में आता है। यहाँ पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। इसी तरह से जो एक और रॉक एडिक्ट है आप, वो है आपका जोगाड़ा। अब जोगाड़ा किधर पड़ता है बॉस, जोगाड़ा का संबंध भी उड़ीसा से है। ये जो वहां पे ऋषिकुल्य नदी आपने सुना होगा, बहुत फेमस नदी है वहां की, उसके नॉर्दर्न बैंक पे है, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर।
और ये भी एक जमाने में जो जगह है जोगाड़ा, ये कभी कलिंग साम्राज्य का जो है हिस्सा हुआ करता था। और जो एक और रॉक एडिक्ट है कालसी, कालसी एक छोटा सा शहर है उत्तराखंड के अंदर, और ये बेसिकली दो बड़े इंपॉर्टेंट शहरों के बीच में है। आप देखोगे तो चक्राता और देहरादून उत्तराखंड के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शहर है। तो देहरादून और चक्राता के बीच में छोटा सा टाउन है कालसी, जो पड़ता है यमुना नदी के किनारे। और इसी के यहाँ पे भी रॉक अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन मौजूद है दोस्तों। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, दिस इज द ओनली प्लेस इन नॉर्थ इंडिया जहां पे अशोक ने जो है अपने मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे सेट किए थे। ये इकलौती ऐसी जगह है। और यहाँ का पर्पस भी समझ में आता है कि कालसी में पत्थरों पे क्या मैसेज लिखवाया था। तो अशोक उस टाइम पे प्रीच करना चाहते थे द प्रिंसिपल ऑफ धाम, जिसको आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में धर्म बोलते हैं, टू द मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक। जो धर्म की परिभाषा है, धर्म क्या है, अशोक किस धर्म को समझते हैं, कौन सा किस तरह के लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पास की गई थी अशोका के द्वारा अपने लोगों तक। तो ये कालसी का सिग्निफिकेंस है। अब अगर आपने, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्क कर लिया है, कालसी आपने देख लिया, जगोड़ा और यहाँ पे भी अगर मैं चाहूं तो आप यहाँ पे भी जरूर मार्क कीजिएगा इन सारों को। ये कालसी उत्तराखंड देख लिया, धौली और जगोड़ा दोनों ही आपके उड़ीसा में है, और इरागुडी यारागुंडी आपके आंध्र प्रदेश में है, राइट। अब अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपके लिए कितना आसान हो गया, आपने कितने सारी नई बातें भी सीख ली और कितना आसान है आपके लिए। देखिए तो ये ठीक है, उड़ीसा इज करेक्ट, लेकिन जगोड़ा इज नॉट मध्य प्रदेश, आपने अभी देखा दिस इज इन उड़ीसा। और कालसी जो है वो कर्नाटका में नहीं है, द कालसी इज इन उत्तराखंड। तो कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो सिर्फ दो ही पेयर करेक्टली मैच हमको मिले, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, थर्ड फोर्थ तो आपका गलत हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए सर, देखिए ये क्वेश्चन ना पूरी तरह से, ये कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, पूरी तरह से आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस वाले ऐसे केसेस में ब्लंडर ना करें, ऐसे केसेस में प्लीज ब्लाइंड गेस मत लें, फालतू का रिस्क मत लें। या तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल 100% मीडियम है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि जो अशोका के रॉक एडिक्ट ये टॉपिक जो है अपने आप में ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मुझे लगता है हर बच्चा इस टॉपिक को पढ़ता है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपकी रिवीजन पे, अगर आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया तो आज एक काम करना, सारे अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं उनको विद लोकेशन एक बार जरूर याद करना। मोस्टली रिवीजन की वजह से प्रॉब्लम होती है। इस क्वेश्चन को तब अगर आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो आप स्किप करेंगे, अदरवाइज रिस्क प्लीज मत लेना। ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़े, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी 2022 में देखिए करंट से भी क्वेश्चन आ गया था आर्ट एंड कल्चर को जोड़ते हुए। 2022 में सवाल था कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था एक सर्किट हाउस सोमनाथ टेम्पल के पास, ठीक है जी। सोमनाथ टेम्पल किधर है, वेरावल डिस्ट्रिक्ट, किधर, गुजरात में। तो देखिए सोमनाथ टेम्पल के पास अगर कुछ और इनॉग्रेट किया गया है तो क्वेश्चन आपका सोमनाथ टेम्पल पे आ गया। ये इंपॉर्टेंस होती है करंट अफेयर की। इसीलिए जो बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर से क्या पढ़े, भैया करंट अफेयर से इस तरह से चीजों को कनेक्ट किया जाता है। अब सोमनाथ टेम्पल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, और कैसे इस तरह के क्वेश्चन को, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं। अब समझिए सोमनाथ टेम्पल, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से। इसे सोमनाथ टेम्पल, पहले तो आप इस टेम्पल को देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि हम किसके बारे में बात करें। तो गुजरात का बहुत ही भव्य, बहुत ही फेमस, दिस इज योर सोमनाथ टेम्पल, ठीक है जी। अब सोमनाथ टेम्पल, इसका संबंध लॉर्ड शिवा से है, ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स है। अब इसके बारे में समझाता हूं। तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में पहली चीज याद रखेंगे कि सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिम साइट्स है हिंदूज के लिए, क्योंकि माना जाता है कि हमारे देश में टोटल 12 लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और कहा जाता है कि सोमनाथ जो है वो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था जो प्रभास पतन वेरावल गुजरात में स्थित है। नंबर एक बात। दूसरा, सोमनाथ टेम्पल हम जानते हैं कि बहुत बार लूटा गया है। सोमनाथ टेम्पल के ऊपर इतनी बार अटैक हुआ है, इतने सारे इन्वेडर आए, सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया बार बार, चाहे वो बाहर के मुस्लिम इन्वेडर्स थे,
चाहे वो आपके अदर इन्वेडर्स थे। सोमनाथ टेम्पल के बारे में, लेकिन पॉइंट ये है कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में बाहर की दुनिया को पता कैसे चला, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल के बारे में बहुत सारे ट्रैवलर्स ने जिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल अल बरूनी जब भारत में आया, ये एक अरब ट्रैवलर था, और इसने जब डिस्क्रिप्शन दिया इस टेम्पल का, तो इस तरह से डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे बाहर के लोगों की नजर पड़ी और उनको समझ में आया कि कितना भव्य, कितना ज्यादा यहाँ पे जो है लूटने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो जिस तरह का पोर्ट्रेल किया गया अल बरूनी के द्वारा, उसी से प्रभावित होकर के 1024 में महमूद ऑफ गजनी आया था सोमनाथ को लूटने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक बात और समझना होगा, पहले बहुत बार बना, लूटा, टूटा, सब कुछ हुआ। फाइनली आज का जो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में आप देखते हैं, इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया जब हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस पे ऑर्डर पास किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई कुछ टाइम के बाद। और जहां पे जब टाइम आया इस सोमनाथ टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा करने का, प्राण प्रतिष्ठा आप समझिए, जो जैसे इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसने करी थी? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो सोमनाथ टेम्पल की जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, उसे किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये काम किया था। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है, तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को यहां देख सकते हैं। तो सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल है जी, टोटल 12 में से पहला है। अलबरूनी वाला डिस्क्रिप्शन वाली बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया, ये हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने नहीं किया, फर्स्ट वाले ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो थर्ड वाला ऑप्शन अगर आप देखो, अगर थर्ड वाला एलिमिनेट हम कर देते तो भी एलिमिनेशन से भी हमें क्वेश्चन मिल जाए। 2022 का सवाल है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो हो सकता है कि यू नेवर नो, इस बार तुम्हारा कोई क्वेश्चन राम मंदिर पे ना आ जाए। थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। क्या पढ़ के जाएं? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे किस तरह का आर्किटेक्चर है, स्टोन कौन सा यूज हो रहा है, कोई मार्बल है क्या, इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा, ये सब पढ़ने वाली बातें होती हैं। जो रामलला की जो मूर्ति है, उसमें एक खास टाइप का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, वो कहाँ से आया है, कौन सी, तो इस तरह की जो आर्टिस्टिक डिटेल्स है ना, उनसे सवाल बन जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और मीडियम कैटेगरी होते हुए भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, एलिमिनेट एटलीस्ट कर सकते थे। अगर वही वाली बात है कि भैया पता ही नहीं है कि क्या करें, तो फिर तो स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी अगर आप पहले दो इंफॉर्मेशन आपको पता है, एटलीस्ट अगर आपको पता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस क्वेश्चन में तुमको 70-80% पता है, तुमको आइडिया है, तो थोड़ा बहुत रिस्क वहां पे लिया जा सकता है। ब्लाइंड रिस्क लेना गलत होता है, कैलकुलेटेड रिस्क गलत नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये मैप है तुम्हारे सामने दोस्तों, इंडिया में कहां कहां पे लॉर्ड शिवा के ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। सोमनाथ अभी देखा हमने, सोमनाथ के अलावा आप नोटिस करें, और ये जरूर मैप पे एक बार प्रैक्टिस कर लें, और बाकी ज्योतिर्लिंग कहां है पता नहीं चलता, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। केदारनाथ, वैद्यनाथ, उसके अलावा जो है रामालिंगेश्वर, त्रिंबकेश्वर हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो श्रीशैला, भीम शंकर, गिरीश्वर, ओमकेश्वर, महाकलेश्वर, काशी विश्वनाथ और नागेश्वरा, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कभी कभी पता नहीं चलता, ऐसा आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, आपको ज्योतिर्लिंग दिया होगा और बोला जाएगा भाई ज्योतिर्लिंग ये बताओ, ये इसका स्टेट कौन सा है। तो अच्छा है कि ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसको एक बार पॉलिटिकल मैप के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेना। जब पॉलिटिकल मैप पे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपको स्टेट का नाम याद रह जाए। और एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आपको सोमनाथ टेम्पल के बारे में। सोमनाथ टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, और वो है दियो पतान। पता नहीं चलता, कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू इसके ऊपर बेस्ड आ जाए, तो ये पता होना चाहिए कि ठीक है जी, गुजरात का जो वेरावल के अंदर जो सोमनाथ टेम्पल है, उसको दियो पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको इतिहास में कई बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया, बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए, इसको लूटा,
और यहां से बहुत सारा धन सोना जो है लेकर के गए। एक सवाल ये भी आ सकता है, कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ जो सोमनाथ टेम्पल है ये इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, किस स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एमसीक्यू। कौन से स्टाइल में बना है जी, मारू गुर्जर स्टाइल में ये हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है, हम कौन सी रिवर के ऊपर कौन सी सिटी बसी है ये ज्यादा पढ़ते हैं, कौन सा शहर बसा है ये सवाल ज्यादा आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंगली आपसे एक तरफ तो आपके आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज चेक की जा रही है, दूसरी तरफ आपकी ज्योग्राफी की भी नॉलेज चेक हो रही है। तो अजंता केव्स कौन सी, क्या ये वघोरा नदी पे है, सांची स्तूप क्या चंबल नदी पे है, क्या पांडुलेना केव जो है वो आपके नर्मदा नदी के, गॉर्ज का मतलब होता है वैली, अगर गॉर्ज आपको परेशान कर रहा है, गॉर्ज का मतलब होता है एक बहुत ही नैरो और बहुत ही ज्यादा स्टीप वैली को बोल देते हैं गॉर्ज। क्या अमरावती स्तूप गोदावरी नदी है। देखो वन बाय वन करके अगर आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे तो शायद आपको ऑप्शन आ जाएगा। एक बात समझ लो भैया, अमरावती किधर पड़ता है, अमरावती आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि सर हम लोग थोड़ा डाउन साउथ जा रहे हैं। अमरावती किधर है आपका, ये आपको पड़ेगा तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। उधर गोदावरी का तो कोई मतलब नहीं है, उधर से तो कृष्णा रिवर निकलती है ना, तो गोदावरी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है। इसी तरह से सांची स्तूप अगर आप देखो तो यार चंबल नदी तो वहां से नहीं निकलती है, तो यह भी थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रहा है। इस केस में राइट आंसर तो मैं आपको बता दूं तो ए राइट आंसर है। हम सब ये फेमस, बहुत ही फेमस केव है अजंता अलोरा की, हम जानते हैं अजंता की गुफाएं जो है वो वाघोरा नदी के वैली में स्थित है, बनाई गई है। अब इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन दूंगा फिर मैं वापस आऊंगा अपने क्वेश्चन पे। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये खूबसूरत पिक्चर है बुद्धिस्ट साइट अजंता केव्स की। जी हाँ, यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई मैं कर दूं कि अजंता की जो गुफाएं हैं ये मोस्टली आपको बुद्धिस्ट रिलीजन को डेडिकेटेड मिलेंगी। सयाद्री हिल्स जिनको हम फेमसली वेस्टर्न घाट कहते हैं उनमें स्थित है ये केव्स। बहुत ही खूबसूरत केव्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। और कौन सी नदी की घाटी में स्थित है, तो वघोरा नदी। ये आज भी इंफॉर्मेशन रिपीट हो सकती है, एमसीक्यू कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। सांची मैंने गलत क्यों बताया, क्योंकि सर सांची स्तूप जो है चंबल से संबंध नहीं है। सांची स्तूप जो है ये तो बेतवा नदी के वेस्टर्न साइड में पड़ता है और मध्य प्रदेश के अंदर है सांची स्तूप, ये बात याद रखनी है। किसने बनाया जी, अशोका ने बनाया था सांची स्तूप। कब बनाया, 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास बनाया और आज ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, स्टेट का नाम बता दिया, नदी का नाम बता दिया, किसने बना कब बना और हेरिटेज साइट का पार्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह से अब यहाँ पे सवाल था पांडुलेना केव्स। अब ये जिस बच्चे को पांडुलेना का ऑल्टरनेटिव नाम पता होगा वो जल्दी आंसर कर पाएगा। पांडुलेना केव्स का एक और नाम है नासिक केव्स। अब नासिक केव्स वर्ड यूज करते ही तुम मेंटली पहुंच गए हो कि अच्छा मुझे किस स्टेट में जाना चाहिए। तो नासिक केव्स किधर होंगी, बाय ऑब्वियस महाराष्ट्र में होंगी, नासिक तो महाराष्ट्र में है। ये नासिक जो गुफाएं हैं ये कौन सी नदी पे स्थित है, आंसर यहाँ पे गोमाई नदी पे स्थित है, लगभग महाराष्ट्र का जो शहाड़ा है उसके करीब करीब 6 किलोमीटर नॉर्थ में। इसी तरह से अभी हम बात कर रहे थे भाई अमरावती जो है सर ये तो पहुंच गया आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में गोदावरी तो नहीं जा रही है, आंध्र तो अमरावती स्तूप जो है कौन सी नदी के उसमें होना चाहिए, आंसर हैज टू बी कृष्णा रिवर। तो यहां पे तुम्हारी थोड़ा सा तुम्हारी ज्योग्राफी की नॉलेज भी काम आएगी। देखिए ये बात समझ लो, हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री अधूरी है। तो हमेशा अब इसलिए लॉजिक है ना कि जब हम जीएस पेपर 1 पढ़ते हैं तो क्यों हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि लॉजिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत जगह पे एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अमरावती स्तूपा के बारे में एक बात जरूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे देश का सबसे जो लार्जेस्ट स्तूपा है वो अमरावती
स्तूपा है। इसका डायमीटर करीब करीब 50 मीटर है और हाइट करीब 27 मीटर। तो इसके ऊपर अलग से कभी अमरावती स्तूपा पे भी एमसीक्यू आ जाए तो थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो सर कम से कम हम दो इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर पाए थे, तो एटलीस्ट रिस्क तो लिया जा सकता है, थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल में टफ मानूंगा। क्यों मानूंगा टफ? इसीलिए है बॉस क्योंकि पूरी तरह से फैक्ट पे बेस है और हमारे लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ता कि गैस कर लूं, एलिमिनेट कर दूं, वैसे वाला स्कोप भी ज्यादा नहीं रहता। अगर आप कुछ भी एलिमिनेट ना कर पाए तो भैया फिर तो स्किप करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आप दो दो स्टेटमेंट्स को यहाँ पे खत्म कर दें और दो के बीच में कंफ्यूजन हो, फिर आप इसका आंसर एटलीस्ट थोड़ा रिस्क लेके मार्क कर सकते हैं विद सम गट फीलिंग। अगला क्वेश्चन भारत की कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। 2018 का सवाल है। सवाल पूछा गया बुलंद दरवाजा के बारे में, सवाल पूछा गया 12 इमाम बारह के और रूमी दरवाजा के बारे में। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन को लेकर के सवाल आए। जैसे पहली स्टेटमेंट में पूछा गया कि भाई बुलंद दरवाजा और कनखा जब बनवाए गए फतेहपुर सीकरी में, वहां पे व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है उनको बनाने में। और दूसरे में कहा गया कि जो 12 इमाम बारह है वहां पे रेड सैंडस्टोन का और मार्बल का इस्तेमाल हुआ है लखनऊ में। अब देखिए पहले वाला 1% मान लेते हैं कि भैया इसके ऊपर तो नहीं आइडिया, मगर जिस बच्चे को यह बात पता हो कि 12 इमाम बारह और रूमी दरवाजा दोनों में स्टोन्स का यूज हुआ ही नहीं, जी हाँ स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, और इन दोनों को बनाने में तो ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये इंफॉर्मेशन पता होती तो डायरेक्टली मैं इसको गलत कर देता, मार्बल सैंडस्टोन का काम ही नहीं है। अगर कोई चीज ब्रिक्स से बनी है तो ये तो गलत हो गया, तो सेकंड वाला तो पक्का गलत है। पहले वाला भी गलत है। क्यों गलत है जी? व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल नहीं हुआ बुलंद दरवाजा कनखा फतेहपुर सीकरी बनवाने में। व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसकी डेकोरेशन में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेकिंग वाला बात है, बेसिकली बात हो रही है उसके स्ट्रक्चर की। तो इसके ऊपर हालांकि डाउट भी हुआ था और यूपीएससी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था राइट आंसर के बारे में। तो ऐसे केस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी? दोनों ही इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर? ये टफ क्वेश्चन है, टफ है, हार्डकोर नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए। रिस्क तो बिल्कुल मत लेना कि चलो जी जो मन किया लगा दिया। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज और बहुत प्रिसीशन के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जब अगर कुछ समझ में ना आए तो इस क्वेश्चन को छोड़ना समझदारी है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही डेप्थ में पता होनी चाहिए। आप देखिए सर, और ये साथ में मैंने अपने पीडीएफ में ये भी मेंशन कर दिया है कि ये पर्टिकुलर जो है कौन से सब थीम का है। तो आपको अगर रिवाइज भी करना हो तो आप मेडिवल आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर रिवाइज करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके सामने ये फोटो है बुलंद दरवाजा की। अब ये बुलंद दरवाजा किधर हुआ जी? ये हुआ फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं अकबर ने बनवाई थी। तो ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। क्यों? टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ये पर्पस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया अकबर ने? गुजरात के ऊपर अपनी जीत का को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर से समझ में आएगा कि भैया रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है इसको बनाने में। बाकी अगर आप देखोगे तो ब्लैक और व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल सिर्फ इसकी डेकोरेशन में हुआ है, और यही यूपीएससी के आंसर की भी कहती है। दूसरा आप यहाँ पे देख लीजिए बड़ा इमाम बाड़ा। अब ये बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। इसे किसने बनाया? बिल्ड बाय असफ उदौला। 1784 में असफ उदौला ने इसको बनवाया था। इसकी सबसे खास बात क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा की सबसे खास बात यह है कि ये इंटरलॉकिंग ब्रिक से बना है विदाउट द यूज ऑफ मोर्टार। कोई स्टोन मोर्टार का इस्तेमाल नहीं हुआ, खाली ब्रिक से बना हुआ ये खूबसूरत जो नमूना आप देख रहे हैं आपके सामने है। ठीक है जी। और यही हाल है आपका रूमी दरवाजा का भी। रूमी दरवाजा जो है वो भी लखनऊ में स्थित है। उसे भी ब्रिक्स और कोटेड लाइम से बनाया गया है, पत्थरों से उसको नहीं बनाया गया। इसीलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। दोनों की दोनों गलत है। आते हैं जरा अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5। बात हो रही है दो अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस की, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल पूछा यूपीएससी ने 2016 में। बोला कि दो अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस है, अजंता केव्स और महाबलीपुरम।
दोनों ही आर्किटेक्चरल जेम है, दोनों आर्ट एंड कल्चर के जेम है भारत में, लेकिन क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि आखिर ये दो चीजें जो बिल्कुल अलग अलग है, महाबलीपुरम आप साउथ की बात कर रहे हैं, अजंता में आप महाराष्ट्र में है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? यहाँ पे की वर्ड क्या था मेरा? मेरा जो की वर्ड था वो ये था कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या क्या दोनों सेम टाइम पे बने हैं? जी नहीं। क्या दोनों सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं? दोनों के दोनों सेम धर्म को संबोधित करते हैं? नहीं। तो ये तो क्लियरली दोनों गलत है। और वो वैसे भी अगर आप नोटिस भी करें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, अगर आपको एटलीस्ट दोनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी आइडिया होगा तो एटलीस्ट आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं अपने आप को। थोड़ा हिस्ट्री अगर आपने ठीक से पढ़ी है, एंशिएंट या मेडिवल, आप बता सकते हैं कि नहीं सर, दोनों में ना ये पहले वाली दो सिमिलैरिटीज तो नहीं है। हाँ, अब आती है आपके हिस्ट्री की नॉलेज, आर्ट एंड कल्चर की नॉलेज। क्या दोनों के दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। महाबलीपुरम के अंदर जो भी आर्किटेक्चरल चीज काम हुआ है वो पत्थर को काट के हुआ है, और अजंता केव्स तो आप जानते ही हैं कि पत्थरों को काट के बनाई गई गुफाएं हैं, तो दोनों रॉक कट हैं। ये बात सही है। तो मेरा आंसर होना चाहिए यहाँ पे बी। हाउ मेनी स्टेटमेंट और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 3 ओनली इज करेक्ट। पहले दोनों तो गलत है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार पहली दो तो सही नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल अगेन टफ क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है, मगर इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है विद एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, थोड़ा रिस्क लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो रियलिटी क्या है, आइए जरा आपको मैं बता देता हूं। आपके सामने दो फोटो है भैया, बड़ी खूबसूरत दोनों फोटो है। ये अजंता केव्स का फोटो अंदर का आप देख पा रहे हैं, और ये दूसरा जो फोटो है ये आपका महाबलीपुरम का है। तो क्लियरली एक बात तो समझ में आती है कि दोनों के दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि जो अजंता केव्स अपने सामने आप देख रहे हैं, करीब करीब 30 नंबर की अगर मैं बात करूं, कितनी गुफाएं हैं? टोटल 30 गुफाएं हैं अजंता में, और सारी की सारी रॉक कट बुद्धिस्ट केव हैं, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के और कुछ 650 एडी तक के बीच में बनाई गई है, 7th सेंचुरी एडी तक बनाई गई है। तो इनका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी के बीच में बनी। तो टाइम पीरियड नोट करने वाला है, सवाल में पूछा गया है ना, और धर्म नोट करने वाला है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो तो जी बुद्धिस्ट केव हो गई, ठीक है। महाबलीपुरम में क्या है? अगर महाबलीपुरम की बात करेंगे, महाबलीपुरम के अंदर जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ये वैष्णवाइट सेक्ट को बिलोंग करती है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है यहाँ पे। महाबलीपुरम में बने हुए आर्ट एंड कल्चर के जो मास्टरपीस हैं वो वैष्णव सेक्ट को बिलोंग करते हैं, नॉट बुद्धिस्ट। और अजंता केव्स तो मोस्टली बुद्धिस्ट डिनोमिनेशन को ही बिलोंग कर रही है। महाबलीपुरम के बारे में टाइम पीरियड की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि महाबलीपुरम में जितनी भी सेंचुरीज बनी है वो कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के यहाँ पे बनी है, और टाइम पीरियड नोट करेंगे तो 7th और 8th सेंचुरी। तो क्लियरली आप देखिए ना, कहां अजंता सेकंड बीसी से 7th एडी, और कहा महाबलीपुरम इसके बाद में, तो दोनों का सेम पीरियड है ही नहीं। महाबलीपुरम एनी डे बाद में बनाया गया है अजंता के मुकाबले में। तो अगर आप यहाँ पे अब आप अगर वापस जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, दोनों का ना तो सेम पीरियड है और दोनों का रिलीजन इंक्लिनेशन अलग है। अजंता बुद्धिस्ट है, महाबलीपुरम में वैष्णविज्म सेक्ट है। अब क्योंकि ये तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे यूपीएससी कंफ्यूजन क्या करेगा। यहाँ महाबलीपुरम में कौन सा रिलीजन है या कौन सा रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इसको इंश्योर करने के लिए वो पूछ सकते हैं, आपको चेक करने के लिए पूछ सकते हैं कि भाई ये महाबलीपुरम जो है वो शिवा को डेडिकेटेड है कि विष्णु को है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन से दूर रहना, क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग आंसर शिवा लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वन। आंसर हैज टू बी टू ओनली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या इसमें डिस्कस करें। सो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आपको ये 2014 में आया है सवाल, आपको बताना है कितने जो पेयर हैं वो सही मैच है। तो एक तरफ आपके सामने है बहुत ही फेमस स्कल्पचरस काम, और दूसरी तरफ है उसकी साइट। मैं बार बार बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है समझना कि किधर का आर्ट है, आर्ट के साथ साथ उसका लोकेशन, बहुत ही कॉमन चीज जो यूपीएससी एग्जाम में आप बार बार देखने को आपको मिलेगी।
तो अगर हम बात करें फेमस काम की, तो फेमस स्कल्पचर देखिए लेफ्ट में बताया गया है, ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाण, जहां पे बहुत सारे सेलिशियल म्यूजिशियंस उनका इंतजार कर रहे हैं ऊपर। महापरिनिर्वाण क्या था? जब गौतम बुद्ध इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से चले गए, उनके ग्रेट डिपार्चर को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है जी। तो ये वाला जो इमेज है वो आपको कहां देखने को मिलती है? क्या अजंता में ऐसी कोई फोटो है? जी बिल्कुल है ऐसी फोटो। आपको नोटिस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, और जानबूझ के ढूंढ ढूंढ के मैंने फोटो लगाए हैं आप लोगों के लिए। इसलिए कहता हूं वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी की अभी, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ये मेहनत, ताकि आपकी हमारी मेहनत का कुछ फल हमको मिल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अजंता में, अभी अभी आपको बताया, टोटल 30 के आसपास टोटल केव्स हैं। उसके अंदर जो केव नंबर 26 है, वहां पे ऐसी इमेज है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की, आप देख सकते हैं। और अजंता केव्स के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूं, सयाद्री में है, वघोरा रिवर, देखो बार बार इंफॉर्मेशन आ रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है अजंता केव्स। अब ये भी एक सवाल आता है कि भैया अजंता केव्स को जब बनाया गया, चलो टाइम पीरियड तो आपने बता दिया सर, टाइम पीरियड तो हमने भी समझ लिया कि 2nd BC से और 7th सेंचुरी AD तक बन रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भैया बने किसकी पैट्रनेज में? ये भी सवाल आ सकता है ना अपने आप में। तो अजंता केव्स को बनवाने के पीछे वाकाटाका डायनेस्टी के वाकाटाका रूलर्स का बड़ा हाथ है। तो ये भी नोट करना है, अजंता केव्स के साथ किसको रखें? वाकाटाका रूलर्स को रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो दूसरा यहां बताया गया है आपको, देखिए जो दूसरा सवाल था वो वराह अवतार जो है लॉर्ड विष्णु का, जो टोटल 10 अवतार कहते हैं लॉर्ड विष्णु के, उनमें से वन ऑफ दी अवतार था वराह अवतार। लॉर्ड विष्णु का वराह अवतार में वो एक वराह बनके, एक सुअर बनके, एक पिग बन के आए थे, जिन्होंने पूरी धरती को बचाया था डूबने से। और ऐसा एक ये जो भी इसके पीछे माइथोलॉजी है वो यही कहती है कि पूरी अर्थ को उन्होंने उठा लिया था, इस तरह से यहां उठा के अपने हेड पे रख लिया था, और एक तरह से दुनिया को बचाया था लॉर्ड विष्णु ने वराह का अवतार लेकर के। अब ये इसकी एक इमेज है, आप देख सकते हैं, एक पिक्चर आपको, ऐसा एक स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा। ये कहां देखने को मिलेगा दोस्तों? वराह अवतार की जो ऑथेंटिक फोटो है, और जो ऑथेंटिक जो स्कल्पचर है, जो पत्थर है, जो मूर्ति है, वो हमको उदयगिरी केव्स जो विदिशा में मध्य प्रदेश में है वहां देखने को मिलती हैं। और ये वराह अवतार और उदयगिरी केव्स का संबंध है गुप्ता रूलर से, जो भारत में 5th सेंचुरी AD के आसपास ये बनाए गए थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये बात ठीक है कि वराह अवतार किधर है, उदयगिरी केव्स किधर है, किसको बनाया, कब बनाया, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने आप में कंप्लीट MCQ है, समझ के चलिएगा। और इसी तरह से आपसे एक और चीज पूछी गई थी, वो था अर्जुन पेनिन्स और डिसेंट ऑफ गंगा, जो रियलिटी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये है अर्जुन पेनिन्स डिसेंट ऑफ गंगा। ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो? एक ही सिंगल रॉक को कर्व करके, एक ही पत्थर था, एक ही पत्थर को तोड़ तोड़ के बारीक बारीक काम करके उसके ऊपर ये सब डिजाइनिंग की गई है। ये कब बनाया गया सर? ये पल्लवा जब राजा थे, जो पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन, उनके पैट्रोनेज में, उनके राज्य में बनाया गया था। ये किधर लोकेटेड है? अर्जुन पेनिन्स जो है ये लोकेटेड है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया। और ऑलरेडी दिस अर्जुन पेनिन्स डिसेंट ऑफ गंगा, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तो ऑलरेडी उसका पार्ट है जो आप देख रहे हैं। तो क्लियरली अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मुझे कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। पूरा तो मुझे याद नहीं रखना और होना भी नहीं चाहिए। जैसे खाली ये याद रखना है कि भाई बुद्धा के महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है वो किधर है? अजंता में। केव का नंबर भी आपको पता है, केव नंबर 26 में है। अब ये भी आपको समझा दिया कि भाई वराह अवतार जो हुआ था वो उसका इमेज किधर को है? वो माउंट आबू में तो बिल्कुल नहीं है, दैट इज इन उदयगिरी। और उदयगिरी किधर है जी? आपका मध्य प्रदेश में। माउंट आबू तो आपका राजस्थान में है, डेफिनेटली गलत हो गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा गलत है। 2 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो एटलीस्ट मेरे पास ये 2 ही ऑप्शन बचेंगे, 1, 3 या फिर 3। 1 हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भैया करेक्ट है। तो इस केस में देखा जाए तो आंसर बहुत स्पष्ट है, 1 और 3,
क्योंकि ये आखिरी वाला सवाल सही है। तमिलनाडु के ममल्लापुरम, ममल्लापुरम बोलो या आपका महाबलीपुरम बोलो, एक ही बात है और वहीं पे है। और अब एक चीज और मैं आपको जरूर बता दूं, ये भले ही क्वेश्चन 2014 में आया इस तरह से, इस क्वेश्चन के बनने के बिल्कुल ही 100% चांसेस ये हो सकते हैं कि भैया कौन सा जो काम है, क्या जो चीज है बोलो, वो कौन से डायनेस्टी के अंदर हुआ था। तो जैसे आप अभी देख रहे थे ना कि वकाटाका ने क्या किया अजंता में, या पल्लवा ने क्या किया, या गुप्ताज ने क्या किया, ये वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। डायनेस्टी, किस डायनेस्टी में कौन से काम हुए, ऐसे एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे इस बार के लिए। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। बहुत डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन? ठीक है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मैं तो उसको इजी कहूंगा क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा है, डायरेक्ट है। अब सवाल आसान है, अटेम्प्ट करना है, स्किप तो देखो बिल्कुल नहीं करना है, अटेम्प्ट तो करना ही करना है, क्योंकि तुम्हारे पास एलिमिनेट करने का भी ऑप्शन है। थोड़ा बेसिक सा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास महाबलीपुरम अजंता का भी होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मगर ब्लाइंड रिस्क अगेन नॉट व्हाट आई विल सजेस्ट। अब आता है जी बड़ा मजेदार सवाल, 2014 का सवाल है, आर्ट एंड कल्चर का। इबादत खाना, इबादत खाना किधर है जी? जी फतेहपुर सिकरी में है। अब बताओ ये इबादत खाना जो बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये क्यों बना था? क्या था ये इबादत खाना? क्या ये कोई मॉस्क थी रॉयल फैमिली के प्रेयर के लिए? जी नहीं। क्या ये अशोक जो अकबर है, राजा अकबर जो है, द अकबर द ग्रेट, क्या उनका कोई प्राइवेट प्रेयर चैम्बर था? वो भी नहीं था। तो देखो इबादत का अगर आप ट्रांसलेट करो हिंदी, हिंदी में इसका आम मतलब निकालो उर्दू से, इबादत का मतलब होता है पूजा करना, टू प्रे। इबादत का मतलब है भैया टू प्रे, आप भगवान को सजदा करें, आप उनको प्रे करें, दैट इज इबादत। अब पहला दूसरा तो समझ में आता है, 99% बच्चों को जो कंफ्यूजन होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी में। क्यों? इबादत खाना वो हॉल था जहां अकबर डिस्कशन करता था स्कॉलर्स के साथ में, अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स को बुला करके वहां डिस्कशंस होती थी। या फिर ये वो रूम था जहां पे नॉबल्स अलग अलग रिलीजन को जो बिलोंग करते थे आते थे और अपने रिलीजियस अफेयर को डिस्कस करते थे। तो देखो ये जो ऑप्शन सी और डी है ना, ये तुमको देखने में बहुत ही सिमिलर, क्वाइट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। और आप 99% बच्चे यहाँ पे फंस फंस के गलती कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, मगर आसान होते हुए भी ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑप्शंस के बारे में। तो क्या करूं सर, इसको स्किप तो नहीं करना, आंसर तो करना ही करना है। और थोड़ा ध्यान से 2 बार 3 बार जोर डाल के पढ़ो, जो एलिमिनेट हो गया उसको छोड़ दो, जिनमें डाउट है उनको बार 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 एक बार वहां पढ़ोगे। इवन कई बार मल्टीपल रीडिंग लेने से भी कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक कर जाता है जो शायद हमने कोई शॉर्टकट बनाया हो या कुछ कहीं पढ़ा हो। तो मैं तो कहूंगा इसको अटेम्प्ट जरूर करना अगर आता है, और थोड़ा रिस्क लेके भी अटेम्प्ट किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं। अब रियलिटी में आप देखिए, आपके सामने मैंने फोटो भी लगा के रखा है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है इबादत खाना, जिसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा। कहां बनाया गया? इसको बिल्टअप किया गया अकबर फतेहपुर सिकरी, देखिए 1575 एडी में, 1575 एडी की बनी इमारत है, आज तक भी बड़ी खूबसूरत तरीके से खड़ी है। इबादत खाना जिसका हिंदी में मतलब होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब निकलेगा हॉल ऑफ द प्रेयर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। बेसिक आइडिया क्या था? तो इबादत खाना, इट वॉज यूज फॉर डिस्कशन विद वेरियस स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन ग्राउंड्स and conduct a discussion on teachings of various religious leader, also called hall of prayer। ये बात समझ में आ रही सर? तो पहले वाला सवाल क्यों सही है? अकबर, ऐसा नहीं कि सारे वो आते थे अपने आप डिस्कस करते थे, अकबर का होना मौजूद था। तो बेसिकली इबादत खाना वो था जहां पे अकबर खुद डिस्कशन करता था अलग अलग धर्म के अलग अलग ज्ञानी लोगों से मिलकर के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो कब बना, कहां बना ये? अच्छा, फतेहपुर सिकरी, हम ये वर्ड बड़ी बार इस्तेमाल कर देते हैं, क्या आप जानते हैं फतेहपुर सिकरी का एक्चुअल मतलब क्या है? फतेहपुर सिकरी जो वर्ड अगर आप देखोगे ना, तो फतेह का मतलब तो हो गया विक्ट्री। फतेहपुर सिकरी, सिकरी वर्ड सिटी को सिंबलाइज कर रहा है, तो सिटी ऑफ विक्ट्री या विक्ट्री सिटी कहा जाता है फतेहपुर सिकरी को। ये किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था, ये आपको याद करना है। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा सर? राइट आंसर हैज टू बी
सी इन दिस केस। इबादत खाना टॉपिक डन। आते हैं क्वेश्चन 8 पे। बताइए इतिहास के हिसाब से इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर पे सवाल है। अब इंडिया का जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2013 में आया सवाल। एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है बदामी केव्स के बारे में, एक तरफ आपसे पूछा जा रहा है बराबर रॉक कट केव्स के बारे में, एक तरफ जिक्र हो रहा है अलोरा। तो आप देखिए एक ही सवाल में इसी एक रॉक कट आर्किटेक्चर में तुमको 3 अलग अलग केव्स के बारे में पूछा गया। वेरी इंटरेस्टिंगली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है। पहले सवाल पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि भैया क्या बदामी जो गुफाएं हैं क्या भारत की सबसे पुरानी ये गुफाएं हैं? हम सब जानते हैं कि बदामी तो सबसे पुरानी नहीं है, बदामी से बहुत पहले की है बाराबर रॉक कट केव्स। तो क्लियरली ये जो बाराबर रॉक कट केव्स है एक्चुअली दे आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। ठीक है जी। अब किसने बनवाया क्या बनवाया उस पर भी आएंगे, उसके बारे में जिक्र करेंगे। एलोरा की जहां तक बात करें, एलोरा पे जो केव्स हैं वो अलग अलग फेथ की बनी है, ये भी बात सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगा कि ऐसा क्यों करेक्ट है, विल टॉक अबाउट दैट। तो अब जरा आइए देखते हैं, जरा स्टेटमेंट को समझते हैं। आपके सामने 3 सुंदर चीजें। सबसे ऊपर वाली जो फोटो है ये फोटो हमने बनाई है बदामी केव्स के बारे में। देखिए ध्यान से, फील कीजिए, अपने आप को लेके जाइए उस जगह पे और अंडरस्टैंड करके याद करने की कोशिश कीजिए। बात जहां तक बदामी केव्स की है तो बदामी केव्स को बनाया गया था दोस्तों 6th सेंचुरी में। बनाने वाली डायनेस्टी का नाम हर बार नाम आएगा, याद करना है, चालुक्य डायनेस्टी। तो बदामी नदियां जो बदामी केव्स हैं ये आपकी 6th सेंचुरी में बनी है, तो ये बहुत पुरानी तो नहीं लग रही है। इससे पुरानी पुरानी केव्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये बदामी केव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कौन सी कैपिटल है, बदामी कैपिटल में बना है। और बदामी तो वैसे नाम है, रियल में पुराना नाम जो था इस जगह का वो था वटापी नगर। वटापी नगर से बाद में बदामी कर दिया गया। तो क्लियरली ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तो नहीं है। ओल्डेस्ट कौन सी भारत में? ये वाली, ये जो नीचे आप देख रहे हो नो, दीज आर कॉल्ड दी बाराबर केव्स, दीज आर बाराबर केव्स। ये है भारत की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। इसके अलावा भीम बेतका भी है। बाराबर केव्स तो है ही, बाराबर के साथ साथ वी हैव अनदर वन इन द लिस्ट कॉल्ड द भीम बेतका, भीम बेतका केव्स मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। अच्छा, बाराबर केव्स के बारे में याद रखना एक चीज है दोस्तों, भीम बेतका केव्स एमपी में है। जो बाराबर केव्स हैं इनको खुद अशोका ने बनवाया था। तो अब आप ये भी समझ लीजिए, जो अशोका ने बनवाया तो कितना पहले बनवाया होगा। कहां पे? बदामी केव 6th सेंचुरी एडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अशोका ने बनवाया तो जाहिर सी बात है ये तो 3rd सेंचुरी बीसी की बात हो गई। तो अपने आप ही पुरानी, सबसे पुरानी तो यही होगी। किधर है बाराबर केव्स? बिहार के जो जोहनाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार के जोहनाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं ये बाराबर केव्स। भारत की सबसे पुरानी कोई केव्स है तो यही है। तो ये क्लियरली पहले 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। जो आप यहाँ तीसरा फोटो देख रहे हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, ये दोस्तों अजंता अलोरा आपने बहुत सुना होगा। हालांकि एक नहीं है, अजंता की केव्स अलग है, एलोरा की केव्स अलग है। ये वही वाली बात है जैसे हम कहते हैं दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ, दमन और दीव में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ऐसी अजंता अलोरा बोलते हैं इकट्ठे। तो एलोरा जो केव्स हैं उसकी मजेदार बात ये दोस्तों कि जो एलोरा केव्स हैं ये, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें हिंदू केव्स भी हैं एलोरा वाली में, बुद्धिस्ट केव्स भी हैं और जैन केव्स भी यहाँ मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जो हमने अजंता की बात की थी तो अजंता की केव्स के बारे में क्या बात याद करनी थी कि सर अजंता वाली तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स को फॉलो कर रही हैं अजंता वाली। तो ये एक बड़ा यूनिक बात है कि एलोरा केव्स में इतनी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस, इतनी जबरदस्त आपको रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलेगी। सोचिए ना, एक ही कॉम्प्लेक्स, हिंदू की केव्स भी, बुद्धिस्ट की भी और जैनियों की भी। एंड दीज वर बिल्ट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है।
एलोरा केव्स जब बन रही थी तो कौन बनवा रहा था? डायनेस्टी किसकी थी? राष्ट्रकूटाओं की डायनेस्टी थी। और एलोरा केव्स भी ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद है। ठीक है जी। जब आप आर्ट एंड कल्चर करते हो ना, ये टैग्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं। किसको हमने ऑलरेडी ऐड किया है, किसको ऐड नहीं किया, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो क्लियरली बॉस, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड तो एकदम गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाला करेक्ट है, तो आंसर हैज टू बी सी, ओनली 3। अब अगेन ये वाला कैसे इंफॉर्मेशन होगा सर? ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ आपका फैक्चुअल नॉलेज कितना है और थोड़ा थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है। इन दोनों के ऊपर बेस्ड ये सवाल होते हैं, जहां पे थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा फैक्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट, सबका तड़का लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था क्या? सर क्वेश्चन तो आसान था, मैं तो कहूंगा बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा सवाल है। एंड उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, सिंपली बिकॉज आप जानते हैं एलिमिनेट करके मुझे क्या चीज को बाहर निकालना है, क्या चीज को अंदर डालना है। क्वेश्चन नंबर 9, बात आती है 64 योगिनी टेम्पल की। अब ये 64 योगिनी टेम्पल 2021 के सवाल में आया था। ये भैया मोरेना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है। 64 योगिनी टेम्पल इज इन मोरेना। और किस बात के लिए मशहूर है, क्या है, इसको समझाते हैं। पहले एक बार फोटो देख लो, 64 योगिनी टेम्पल का फोटो एक बार देखिए। क्या ये फोटो तुमको किसी चीज का याद दिलवा रहा है? क्या ये फोटो, ये उस मंदिर का फोटो है? दिस इज योर 64 योगिनी टेम्पल। आप बोलोगे अरे सर ये वाला जो शेप है कहीं तो देखा है, और ये हमको याद दिलाता है हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की। यस और नो? जो पुरानी पार्लियामेंट है उसका उसका याद दिलवा रहा है यार, वो भी सर्कुलर है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी था यहाँ पे कि ये जो टेम्पल का ये जो सर्कुलर डिजाइन है, इस बात पे बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चलती है कि कहीं ना कहीं भारत की पार्लियामेंट की डिजाइन यहाँ से इंस्पायर्ड है। और हाँ, हो सकती है, कोई इसमें गलत नहीं है, बुराई नहीं है। तो क्लियरली आप देखिए सर्कुलर। बट एक मजेदार चीज है, क्या ये टेम्पल भारत का एकलौता ऐसा मंदिर है जो गोल है? नहीं, ये बात करेक्ट है कि ये गोल मंदिर है, but it is not the only circular temple in India. There are others too. और भी हैं। क्या आप किसी और को जानते हैं? अगर आप जानते हैं कि इंडिया में और कौन कौन से टेम्पल सर्कुलर हैं, कभी आप खुद जाकर के देखा होगा। अगर आपको पता है कि भारत में कौन कौन से सर्कुलर टेम्पल हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है जी। अब यहां आगे बढ़े, बात करें तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ना तो ये एकलौता टेम्पल है, और ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं इसने इंस्पायर किया है। और क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? जब जब बात 64 योगिनी टेम्पल की आएगी, तो मोरेना का मतलब है मध्य प्रदेश, वहां पे स्थित है, लोकेटेड है। और सबसे मजेदार बात, ये बनाया गया था जो आपका कच्चा छबागटा किंग देवपाल हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया। हमें कैसे पता चला? इसी मंदिर के अंदर से एक इंस्क्रिप्शन मिली थी, और ये समझ में आता है, उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के समझ में आया कि इस टेंपल को बनवाने वाले कौन थे। और करीब करीब आप देखो तो 11वीं सेंचुरी में इसको बनवाया गया था बाय देवपाल। ठीक है जी। इसके अंदर क्या सीन है ये भी आप नोटिस करेंगे। अब ओरिजिनली 64 योगिनी मंदिर के अंदर आप देखो तो 64 योगिनीज हैं टोटल। ओरिजिनली 64 योगिनीज को प्लेस किया गया था, बट दे वर प्लेस्ड इन 64 सब्सिडरी श्राइन्स। अलग अलग 64 योगिनी के 64 अलग अलग मंदिर थे, और बीच में एक सेंट्रल श्राइन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला। ये जो बीच में सेंट्रल श्राइन है ये है महाशक्ति, और इसके आसपास यहाँ पे छोटे 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 करके 64 और मिनी श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगे। सेंट्रल श्राइन जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं महाशक्ति, इसी के अंदर आपको शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। शिवलिंग और महाशक्ति का यहीं पे आपको मेल मिलेगा। तो क्लियरली जब मैं वापस टेंपल पे आऊं और मुझे बताना हो कि भैया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस टेंपल, सो क्लियरली इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल इज टू एक्सट्रीम। और पहले भी आपको बहुत बार बताया, इन वर्ड से बड़े थोड़ा केयरफुल रहा करो। ओनली, ऑल, ऑलवेज, नेवर, एवर, एनी, ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइंस होती हैं, ध्यान रखना।
तो ये एकलौता सर्कुलर टेम्पल तो नहीं है, और ना ही दोस्तों ये वैष्णव कल्ट है। आपने अभी भी देखा ना कि इसका संबंध तो शिव से है, लॉर्ड शिवा से है, तो क्लियरली वैष्णव वैष्णव कल्ट तो नहीं है। तो 2 और 3 को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो बिल्कुल ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट करते ही आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 और 4। तो ठीक है जी, पहला और चौथा आंसर सही है। बिल्डर का नाम भी ठीक है, डायनेस्टी के अलावा राजा का भी नाम आप याद रख सकते हैं, देवपाल ने इसको किया था। क्वेश्चन कैसा है, न्यूज में चर्चाओं में सब कुछ है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं कि आप इसको अटेम्प्ट ही ना कर पाए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा कुछ बच्चों के लिए। स्किप करने की नौबत तो नहीं आएगी, थोड़ा रिस्क लेकर के, क्योंकि एलिमिनेट भी कर सकते हैं ना, थोड़ा रिस्क लेकर के, थोड़ा बाकी चीजों को देख करके इसका आंसर दिया जा सकता है। तो रिस्क लेना है मगर कैलकुलेशन के साथ लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है भाई। क्यों है बड़ा आसान? सवाल है नगर, नगरत, द्रविदा और विसारा, बताओ ये तीनों क्या चीजें? हम बच्चों को पता है ये भारत के 3 मेन स्टाइल है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के, मंदिर बनाने के 3 तरीके। नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल है, साउथ इंडिया में द्रविदा, और विसारा तो मिक्स है इन दोनों का। इट इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ बोथ द्रविदा एंड नगारा। और ये ज्यादातर आपके सेंट्रल इंडिया में बिलोंग करता है विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो क्लियरली आंसर, बहुत ही बच्चों वाला सवाल, आराम से अटेम्प्ट करने वाला सवाल है, 2012 में आपसे पूछा गया था। अब इनके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें तो आपको जरूर ऐड ऑन करूंगा। तो यहां तक तो हमको सबको याद रहेगा कि भारत में 3 सबसे बड़े, सबसे प्रमुख जो मंदिर बनाने का स्टाइल है वो 3 ही है। नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल आप देखोगे नगर स्टाइल में बनाए गए हैं, साउथ इंडिया के द्रविदा में और मिक्स स्टाइल में ही। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरी तरफ से एक और प्रिपेयर कर लेना जो आपके काम आ सकता है। आप कहीं पे भी नोट कर लें, आपको जरूर ये कंपैरिजन करना चाहिए कि नगर स्टाइल जो टेम्पल है वर्सेस द्रविदा टेम्पल। आप जरूर करके देखना दोस्तों, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, नगर स्टाइल और द्रविदा स्टाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर ये क्लियर हो गया तो इस तरह के छोटे मोटे हर सवाल का आंसर बड़े आराम से दे दोगे। ये क्लियर होना, दोनों के अंदर डिस्टिंग्विशमेंट होना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना है। तो ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर समझ में आ गया। नगर स्टाइल के बारे में एक बात खास याद रखना, जितने भी नगर स्टाइल के मंदिर हैं, यानी नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो बनाए जाते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक मल्टीपल स्टेप्स, बहुत कॉमन चीज है। ये नॉर्मल ग्राउंड है, इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स होंगे, फिर आपका जाकर के मंदिर बनाया जाएगा कुछ इस टाइप से। तो बात समझ रहे हैं? तो प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल स्टेप्स, ये कॉमन फीचर होता है नगर स्टाइल में। द्रविड़ स्टाइल की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ साउथ इंडियन स्टाइल में जो मंदिर बनते हैं, मंदिर की खास बात होती है, जो भी मंदिर होगा उसके आसपास कंपाउंड वॉल होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मेरा मंदिर बना तो इस मंदिर के आसपास इस तरह से कंपाउंड वॉल जरूर बनाई जाएगी, जो कि नगर स्टाइल में मिसिंग होती है। नगर स्टाइल में कोई कंपाउंड वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर द्रविड़ स्टाइल में हमेशा एक कंपाउंड वॉल मिलेगी। जैसे आपको बताया, मेन मंदिर के चारों तरफ जो है दीवारें मिलेंगी, और इन्हीं दीवारों पे गोपुरम और विमान जैसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मंदिर है इसके ऊपर गोपुरम, विमान वगैरह इससे संबंध रखता है। ठीक है जी, तो ये तो क्लियर हो गया हमारे लिए। ओके, तो इसके बाद अच्छा, अगला अगला भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। क्या है? बिल्डिंग कल्याण मंडप, इट वॉज नोटेबल फीचर इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ, बताइए इनमें से कौन सा वो डायनेस्टी थी, कौन सा साम्राज्य था जहां पे कल्याण मंडपम बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था टेम्पल कंस्ट्रक्शन का? तो चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा या विजयनगर? सही आंसर आपको सोच रहा, और अभी ये क्वेश्चन 2019 में जरूर आया है, मगर आजकल फिर एक बार चर्चाओं में चला हुआ है, तो उसको ढंग से पढ़ के जाना। इस बात को नोट करें दोस्तों कि हुआ क्या है, कल्याण मंडपम जो स्टाइल है या जो फीचर है, इसका एक्चुअली डायरेक्ट संबंध निकलता है विजयनगर किंगडम के अंदर से। ठीक है जी, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर किंगडम के जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जितने मंदिर बने विजयनगर में, जो साउथ का सबसे ग्लोरियस चैप्टर है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कल्याण मंडप के साथ किया गया है। अब विजयनगर आर्क, अब जाहिर सी बात है, बड़ा कॉमन सा, चलो आंसर तो तुमको मिल गया। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, आ जाओ जरा, तो यहां तो केस का आंसर मिल गया। सर कल्याण मंडपम की बात हो रही है
जी आप विजयनगर का आंसर यहाँ पे रिलेट कर दो, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली पता होता तो भी आंसर आया था। मगर यहाँ पे टाइम है, हमारे पास रिवीजन करने का टाइम है कि हम थोड़ा सा विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में भी जान लें, ताकि इसके ऊपर कल को क्वेश्चन आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। तो भैया विजयनगर आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत की थी, हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे जिन्होंने 1336 में एस्टैब्लिश कर दिया था विजयनगर एम्पायर। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, भैया इसके एस्टैब्लिशर कौन है, फाउंडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर को बनाने वाले ये दो भाई थे। जब जब यहां आर्किटेक्चर की बात हुई तो विजयनगर आर्किटेक्चर की जो सबसे खास बातें थी वो ये थी। नंबर 1, तो भैया जब विजयनगर आर्किटेक्चर की बात होती है, दिमाग में रखना कि इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है कि बड़े बड़े टॉल टॉल गेटवेज लगाए जाएंगे। राया गोपुरम जो है आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया जाएगा। कार्व्ड पिलर कल्याणम मंडप इनसाइड द टेंपल ग्राउंड होना चाहिए। गर्भगृह, अमन श्राइन, ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। तो ज्यादातर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स विजयनगर किंगडम का आर्किटेक्चर भी किससे इंस्पायर्ड हो गया है, ऑफ कोर्स जो वहां की द्रविडियन आर्ट फॉर्म है उससे इंस्पायर्ड है ना, ये दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे पूरे ही विजयनगर किंगडम में, विजयनगर एम्पायर में हॉर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस आप देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर एक जानवर की बात की जाए तो वो हॉर्स है। हॉर्स बहुत ही प्रेवलेंट एनिमल था, और आज भी जितने भी विजयनगर किंगडम के जितने भी स्कल्पचर्स हम स्टडी करते हैं उन पे हमेशा हॉर्स बना होता है ज्यादातर में। तो सिग्निफाई करता है कि हॉर्स जो है काफी प्रोमिनेंट एनिमल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी दोस्तों। कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी वो आपको मैंने दे दी। अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे एक और बड़ा मजेदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में, और बताना है आपको भाई इनमें से कौन कौन सा फेमस सन टेम्पल है भारत में। अब जैसे तुमको ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग याद करने को बोला था, ऐसे ही भारत में कितने सन टेम्पल हैं इसका भी डिटेल तुमको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है अरासवली, अमरकंटक, ओम और ओमकारेश्वर। अब सन टेम्पल और ज्योतिर्लिंग, यहां पे दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए तो आपको आइडिया हो सकता है। अमरकंटक क्या है, क्या अमरकंटक कोई टेम्पल है? हम सब ने ज्योग्राफी की नॉलेज अप्लाई करो, अमरकंटक में तो हमने पढ़ा है ये तो भैया एक हिल स्टेशन टाइप है। अमरकंटक तो वो जगह है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन है, नर्मदा का ओरिजिन है अमरकंटक से। रेडियल ड्रेनेज बनाते हैं क्योंकि और भी नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, हसदो, ये तीन नदियां निकलती है एक अमरकंटक से। नर्मदा नदी इधर जाती है, फिर आपकी सोन नदी है वो इधर, और हसदो हसदो रिवर, सोन नदी ऊपर जा रही है, दिस इज सोन, और इधर को जाती है हसदो नदी, और छोटी मोटी नदियां, और इधर जाती है नर्मदा। तो ये अमरकंटक तो वो वाला पॉइंट है। तो अमरकंटक का सन टेम्पल से तो कोई संबंध नहीं है भैया। अगर इतना भी ज्योग्राफिकल देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी काम आ गई, तो अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज अप्लाई करके सन टेम्पल कौन है कौन नहीं पता लगा सकते हो। तो अमरकंटक अगर नहीं है तो हटा दो जरा, सेकंड वाला गलत हो गया, चौथे वाला गलत हो गया। अब मेरे पास कंफ्यूजन तो है, मगर चलो भगवान का शुक्र है कि दो ही में कंफ्यूजन है, और ये बात क्लियर हो चुकी है कि अरासवली तो आंसर में होगा ही होगा, क्योंकि 1 है और 1 एंड 3 दोनों है। ओमकारेश्वर देखने में, सुनने में, समझने में ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसका संबंध टेम्पल आर्किटेक्चर से होगा, टेम्पल सन टेम्पल से होगा, मगर ध्यान रखिए ओमकारेश्वर तुमने कहां पढ़ा था? तुमने ज्योतिर्लिंग में पढ़ा था। ज्योतिर्लिंग में सन टेम्पल में कंफ्यूजन नहीं करना। आइए जरा इसको देख लेते हैं कि क्या सीन है। सबसे पहले इतना खूबसूरत जो मंदिर आप देख पा रहे हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पे, ये है आपका अरासवल्ली सन टेम्पल, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। स्टेट का नाम ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कब बना था? कुछ 7th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था इस मंदिर को, एंड अ कलिंग किंग इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड इट। ऐसा माना जाता है कि भले ही आंध्र प्रदेश में है, मगर कलिंग का एक राजा था, उसने इसको बनवाने में हेल्प किया था। तो अरासवली सन टेम्पल तो समझ में आ रहा है। अब अमरकंटक क्यों बिल्कुल आंसर गलत है? क्योंकि अमरकंटक तो एक पिलग्रिम टाउन है, पिलग्रिम टाउन है मध्य प्रदेश में, नर्मदा का ओरिजिन है, और लॉर्ड शिवा की वर्शिप की जाती है नर्मदेश्वर अमरकंटक के अंदर। तो इसका सन टेम्पल से तो कोई लेना देना नहीं है।
इसी तरह से जब बात करें ओमकारेश्वर की, ओमकारेश्वर एक हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। मैंने कहा ना कि ये ज्योतिर्लिंग का पार्ट है। हम स्टार्टिंग में आपको दिखा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, याद नहीं है तो वापस जाके देखिएगा, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपको दिखा दिए। तो क्या गलत है सर? गलत ये हो गया बॉस कि इनमें से सेकंड और थर्ड तो आंसर मेरा नहीं। अमरकंटक तो ज्योग्राफिकल नॉलेज ने हेल्प किया, और ओमकारेश्वर के बारे में हम जानते हैं ज्योतिर्लिंग अगर होगा वो सन टेम्पल नहीं होगा। फिर सन टेम्पल ज्योतिर्लिंग इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। तो इस केस में आंसर मेरा क्या होना चाहिए? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? भैया ओनली एंड ओनली वन इज करेक्ट। क्या है क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल तो टफ है। सन टेम्पल कौन सा है नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज तो बच्चों को करेगा। रिस्क लेना चाहिए ना, रिस्क मत लेना। अगर सिंपली दिमाग से, कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर पाओ, अगर एलिमिनेट हो जाए और आंसर निकल जाए तो अटेम्प्ट करना। एलिमिनेट भी ना करना है, एलिमिनेट करने से भी फायदा ना हो तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा, फिर रिस्क लेकर के अपने लिए मुसीबतें और मत बढ़ाना। जब आप बाद में इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जब आप बाद में पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों। ये टेलीग्राम, ये पीडीएफ किधर मिलेगा? पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी सेम नाम है, आशीष मलिक सिविल सर्विस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम अवेलेबल है। तो ये पूरी एक लिस्ट बना के दे दी है मैंने आपको, एक पूरा लिस्ट है सन टेम्पल भारत में कहां कहां किधर किधर। देखो सबका नाम है आपका, चाहे वो दक्षिणाकार्य टेम्पल हो बिहार का, या आपका ब्रह्मदेव देव टेम्पल हो उन्नाव मध्य प्रदेश का, तो पूरा लिस्ट है। सारे के सारे सन टेम्पल्स को मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेकिन एक पूरा लिस्ट मैंने बना के दे दिया है। तो प्लीज इसको सेल्फ स्टडी, सेल्फ रीड जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर जिक्र किया जाए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नाउ विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले बना था? भैया ये आ गया काम बड़ा गड़बड़। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्रोनोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी है, जहां पे मेरे को इतना डिटेल में पता होना चाहिए कि भैया कौन सी चीज का कौन से साल में बनाया गया था। तो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे तुक्के चलते नहीं। पर थैंकफुली मेरे को सारा अरेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा बना था। क्या रॉक कट टेम्पल, रॉक कट एलिफेंट धौली वाला था, या महाबलीपुरम के रॉक कट मॉन्यूमेंट्स थे? वराहा इमेज तो हमने पढ़ा, याद करो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद करो कि यार ये उदयगिरी वाला तो मेरा 5th सेंचुरी एडी के आसपास है। ये तो मैंने आइडिया लिया था, और ये भी आप लोगों ने मेरे साथ ऑलरेडी रीड कर लिया। देखो पुरानी इंफॉर्मेशन जैसे अभी काम आ रही है ना, तो जब आप ये पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करोगे, आप देख लेना ये वाली इंफॉर्मेशन 2024 में भी काम आएगी। जैसे अभी अभी हमने सीखा कि यार महाबलीपुरम वाले भी, तो ये तो 7th और 8th सेंचुरी एडी में बने थे। तो क्लियरली ये दो बात समझ में आ रही है। अब धौली का नहीं पता और लिंगराज टेम्पल का भी आइडिया नहीं है मान लीजिए, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा रिस्क तो है, थोड़ा इधर को रिस्क लग रहा है, बट इस क्वेश्चन का डिटेल में जाने से पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है रॉक कट एलिफेंट, जो बनाया गया है धौली के अंदर। अभी आप देखिए ना, ये आपके सामने फोटो है, किस तरह से पत्थर को काट करके एलिफेंट बनाया गया। ये कब किया गया? ये रॉक कट एलिफेंट धौली में। धौली किधर है? पहला ही क्वेश्चन याद करो, उड़ीसा में। धौली में अशोका का रॉक एडिक्ट भी है, याद है? हमने किया था भैया, इधर इसका रॉक एडिक्ट भी है, मेजर रॉक एडिक्ट, पहले ही सवाल में। तो आप ये भी नोटिस करो कि धौली कितनी बार आ रहा है, ये महाबलीपुरम कितनी बार आ रहा है, वराहा इमेज कितनी बार आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो? साल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन यही तो कॉमन कॉमन चीजें हैं, यही कॉमन थ्रेड तो हैं जो आपको पिक करने होते हैं कि यार ये टॉपिक बड़ी बार रिपीट हो रहा है। तो रॉक कट एलिफेंट धौली वाला एक्चुअली बनाया गया था अशोका के राज में, और जो चीज अशोका के राज में बनी है तो बाय डिफॉल्ट हम बात कर रहे हैं जी 3rd सेंचुरी बीसी की। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये काफी पुराना है। और इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो वराहा इमेज 5th सेंचुरी एडी, रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम 7th 8th सेंचुरी एडी बाय पल्लवा किंग। लिंगराज टेम्पल के बारे में बात करो, ये 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी एडी में बनाया गया। तो सबसे पुराना तो अशोका वाला ही हो गया अपने आप में। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ले लो। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई कि रॉक कट एलिफेंट धौली में है और बनाया अशोका ने है, तो ये एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। लिंगराज टेम्पल 11th सेंचुरी में बताया एडी में,
ये एक्चुअली लार्जेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर का, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और लिंगराज के तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होगा। महाबलीपुरम के बारे में सब जान लिया, पढ़ लिया, 7th सेंचुरी एडी में बना, पल्लवा किंग ने बनाया। पल्लवा किंग में नरसिम्हा नाम था, अलग से एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट करके चलना महाबलीपुरम के ऊपर, मुझे लगता है इस बार भी कुछ ना कुछ आ सकता है। और बाकी तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया। वराह इमेज, उदयगिरी, उदयगिरी तो किसकी शरण में, गुप्ता डायनेस्टी की शरण में 5th सेंचुरी के आसपास बनाई गई। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा मेरा बी। इसमें कुछ कर सकते थे क्या? यार ये ज्यादा कुछ करने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड, क्या पूरा ही फैक्ट बेस्ड, 200% फैक्ट बेस्ड, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करके, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करके, हाँ इसको हम माइनस कर सकते थे, कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे हमने सी और डी को एलिमिनेट किया था, है ना, इस तरह की चीजें हम लोग कर सकते थे। तो आप ये भी बात याद रखना कि रॉकेट बहुत पुराना और किसके टाइम पे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का लेवल तो मीडियम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है, बजाय पूरा स्किप करने के थोड़ा रिस्क लेकर के ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से, थोड़ा कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। आपको बताना है कि भारत की कल्चरल हिस्ट्री के हिसाब से एक शब्द है पंचयतन। अब ये पंचयतन का शब्द का प्रयोग कल्चरल हिस्ट्री में किस चीज के लिए किया जाता है? क्या ये विलेज असेंबलीज का नाम है? जी नहीं। क्या पंचयतन कोई रिलीजियस सेक्ट था? नहीं। क्या ये कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। पंचयतन एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन का साइट है, स्टाइल है। कैसा? पंचयतन का मतलब देखो समझ में आ रहा है, पंचयतन का मतलब 5, बेसिकली 5 श्राइन बनाने का एक ट्रेडिशन है इन टेम्पल आर्किटेक्चर में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, जहां पे एक मेन मंदिर बनाया जाएगा बीच में, और चारों कोने पे छोटे छोटे 4 मंदिर बनाए जाएंगे। इसको कहते हैं पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बड़ा आराम से अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है। अब पंचयतन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, हालांकि इसके और भी एलिमेंट हैं, अगर आप चाहें तो बाद में डिटेल में इस वाली स्लाइड को पढ़ लेना कि एग्जैक्टली यहाँ ये अर्ध मंडप है, ये मंडप है, फिर आप अंदर जाओगे मंदिर में महामंडप मिलेगा, उसके बाद आपको अंतराला मिलेगा, फिर 5वें पे गर्भगृह है, फिर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, फिर आपका जो है ट्रांसेप्ट किधर है, जगतल किधर है, सब्सिडरी श्राइन्स आप देख रहे हो ये बाहर वाले, तो क्लियरली एक ही, दिस इज योर मेन मंदिर, और इस मेन मंदिर के 4 छोटे छोटे सब श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगे पंचयतन में। ठीक है जी। और हाँ, एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली है, चलो ठीक है, बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल करके पूछ लें भाई, अगर कल को ये सवाल आ जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सा फेमस मंदिर है जो भारत में पंचयतन स्टाइल से बनाया गया है, तो इस केस में तो मैं आंसर दे सकता हूं कि पंचयतन स्टाइल में कौन सा मंदिर बना होगा। इसका ये फैक्ट आप याद रखेंगे, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा फेमस मंदिर है, नाम है दश अवतार विष्णु टेम्पल। ये 6th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। ये एक ऐसा मंदिर है जो पंचयतन स्टाइल में बना हुआ है, जिसके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बड़ी ही फेमस एक पेंटिंग है दोस्तों, पेंटिंग है बन्नी ठन्नी, जिसको कहते हैं भारत की मोनालिसा। इस पेंटिंग को कहते हैं भारत की मोनालिसा पेंटिंग। बताइए ये कौन से स्कूल को बिलोंग करती है? ये जो पेंटिंग है, ये कौन से स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करती है? आपके पास ऑप्शंस हैं, बूंदी, जयपुर, कांगड़ा या फिर किशनगढ़। अब ये बन्नी ठन्नी कहाँ बिलोंग कर रही है? ये किशनगढ़ स्टाइल को बिलोंग कर रही है, किशनगढ़ स्टाइल राजस्थान को बिलोंग कर रही है। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन। आइए जरा इसको जरा और डिटेल में समझा जाए। यहाँ पे तो आप पहले तो देखो, इस पेंटिंग को पहले आराम से फुर्सत से देखिए। ये बन्नी ठन्नी पेंटिंग का एक छोटा सा फोटो हमने यहाँ लगाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जब मैं डिटेल में बताऊंगा ना स्कूल ऑफ पेंटिंग, हमारा क्रैश कोर्स जब आएगा आर्ट एंड कल्चर का, उसमें सब कुछ कवर करेंगे। बस फिलहाल याद रखो कि राजस्थान के अंदर किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा है बन्नी ठन्नी पेंटिंग। बनाया किसने है इस फेमस भारत की मोनालिसा का पोर्ट्रेट? एक तरह से बनाया किसने है? आर्टिस्ट का नाम है जी निहाल चंद। आर्टिस्ट का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के साथ याद कीजिएगा। बन्नी ठन्नी एक्चुअली कौन थी जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है?
तो बन्नी ठन्नी जो है वो सिंगर थी, पोएटेस थी, राजा समन सिंह के दरबार में उनकी ये बड़ी फेमस फोटो है बन्नी ठन्नी। और अब इन पेंटिंग्स को भी स्टाइल का नाम भी पड़ गया है बन्नी ठन्नी पेंटिंग्स। एक्चुअली होता है ना कि एक पेंटिंग अगर फेमस हो जाए तो उस पेंटिंग के नाम से ही एक पूरा का पूरा स्टाइल डेडिकेट कर दिया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सा, आर्टिस्ट कौन सा, पैटर्नेज किसने दिया, ये सब बातें पता होनी जरूरी है। इसी तरह से एक और सवाल है जी पेंटिंग से संबंधित। बड़ी फेमस पेंटिंग एनसीईआरटी से लेकर के हर टेक्स्ट बुक में इसके बारे में जिक्र किया गया है। पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्मापनी। अब ये जो बोधिसत्वा पद्मापनी जो पेंटिंग है, बताइए, पेंटिंग बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। ये कहां देखने को मिलती है? ये पेंटिंग किधर है? अलोरा की केव्स में है, बाग केव्स में है, बादामी केव्स में है? नहीं जी, ये अजंता केव्स को बिलोंग करती है। और आपने पढ़ा है मेरे साथ में, अजंता केव्स मतलब बुद्धिज्म। मैं बार बार मेंशन करता रहूंगा जब तक दिमाग में फिट नहीं हो जाता आप लोगों की। तो अजंता का संबंध बुद्धिज्म से है, यह बात आपको समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है दोस्तों कि ये जो पेंटिंग आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है वो पेंटिंग बोधिसत्वा पद्मपन्नी की जो अजंता की केव नंबर 1 में है। अच्छा, मैंने ऐसे भी एमसीक्यू आते देखे हैं जहां पे कई बार केव का नंबर दे देंगे और सामने उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे। तो ऐसा मैच टाइप क्वेश्चन भी देख लेना। टोटल अजंता की अगर हो सके रिवाइज का कभी टाइम मिले, टोटल 30 केव्स हैं। और मेजरली कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट केव्स हैं, किस केव में क्या चीज है, एक बार रीड जरूर कर लेना। कल को मैच द फॉलोइंग आएगा तो कम से कम बता सकते हैं। और ये जो पद्मपन्नी बोधिसत्वा पद्मपन्नी की जो पेंटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं अजंता केव्स में, माना जाता है कि कुछ 5th सेंचुरी एडी के आसपास इसको बनाया गया था। ये स्टाइल क्या है? तो ये एक म्यूरल पेंटिंग्स है। म्यूरल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ म्यूरल पेंटिंग? म्यूरल्स का मतलब होता है जो वॉल के ऊपर पेंट करते हो आप, जो आप लाइमस्टोन से तैयार करके, लाइमस्टोन की कोटिंग करके और नेचुरल कलर जब वॉल पेंटिंग करते हो, दे आर कॉल्ड म्यूरल्स। एक फ्लैट सरफेस पे आप पेंट करते हो। और अजंता केव्स के अंदर ये बहुत ही फेमस म्यूरल है पद्मापन्नी का, जो आज तक इंटैक्ट है। इसके कलर भी आज तक चेंज नहीं हुए। सोचिए, आज से कोई चीज आपने 200 साल पहले, 2000 साल पहले आपने बना दी, 2000 साल पहले, और आज तक इंटैक्ट है। सोचिए कितनी गजब की चीज है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज नोटिस करने वाली है, अदर पेंटिंग। ये तो चलो एक होगी, बोधिसत्वा पद्मपन्नी तो वन वन सच है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध को दिखाया गया है, और जो बोधिसत्वा के रूप में है, जो हाथ में लोटस पकड़े हुए हैं, और त्रिभंग पोज में। त्रिभंग पे पोज क्या होता है? जहां पे बॉडी को 3 हिस्सों में बेंड किया जाता है, ट्राई बेंड। इसको डिटेल में आगे समझेंगे, डांस फॉर्म के साथ समझेंगे इसको। मगर ये भी एक याद करना, जैसे बोधिसत्वा पद्मपन्नी है, ऐसी और भी पेंटिंग है। बोधिसत्वा की एक फेमस पेंटिंग है वज्रपन्नी, और वज्रपन्नी पेंटिंग में प्रोटेक्टर, गाइड, सिंबल ऑफ बुद्धास पावर को मेंशन किया गया है। और एक मंजूश्री भी है। मंजूश्री जो पेंटिंग है बोधिसत्वा की, वो गौतम बुद्ध के विजडम को शो करती है। तो अगर कल को ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई बोधिसत्वा की पद्मपन्नी पेंटिंग में क्या है, तो ये भी आपने देख लिया। मंजूश्री में क्या है और वज्रपन्नी में क्या है, रेयर है, मगर यू नेवर नो, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। तो और हाँ, एक बार आपको और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, प्लीज जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, इन म्यूरल पेंटिंग्स को डिटेल में पढ़ के जाना। आज ही होगा क्या तुम्हारा, म्यूरल पेंटिंग्स के बारे की जो मेन बातें हैं, इनको एक बार देख के जाना, डिस्कस करके जाना, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगे बढ़े, 2015 में सवाल आया था, और सवाल था दोस्तों कलमकारी का। अब कलमकारी पेंटिंग क्या चीज को रेफर करती है? मजेदार सवाल है। कलमकारी, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कलम, कलम का मतलब पेन, और पेन हम पकड़ते हैं हाथ में। कलम का मतलब तो पेन हो गया। तो क्या है इसका कुछ संबंध हाथ से? है, बिल्कुल है जी। तो ये एग्जैक्टली क्या है ये? और ये ऑप्शन तो और कंफ्यूजिंग है। क्या ये हैंड पेंटिंग कॉटन टेक्सटाइल है? क्या ये हैंडमेड ड्राइंग है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट पे होने वाली? क्या ये हैंडमेड, हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क है नॉर्थ वेस्ट का? या ये कोई ब्लॉक पेंटेड वुडन क्लोथ है वेस्टर्न इंडियन रीजन का? सवाल सिंपल है, मगर देखो ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग है। हर जगह ही हैंडमेड, हैंड पेंटेड, हैंड पेंटिंग डाल दिया, तो ये तो कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। और कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए गए ऑप्शंस। तो बिल्कुल अलर्ट, बहुत ही अलर्ट होके ऐसा क्वेश्चन देना है। बिल्कुल भी लेजी मूड में आंसर नहीं देना ऐसे सवालों का। ये सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है।
इसको मैं इजी इजी कैटेगरी में डालूंगा, बट ऑप्शंस आपको परेशान करेंगे। किसी ने पढ़ा है तो डायरेक्टली देख सकते कि कलमकारी क्या है, इसका संबंध साउथ इंडिया से है। ओरिजिनली आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दो स्टेट हैं जहां पे इसका ओरिजिन हुआ था। ये एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, ना तो इसका संबंध सिल्क से है, ना ये वुलन क्लॉथ है, और ना ही ये बैम्बू हैंडीक्राफ्ट है। तो मेरा कीवर्ड मेरे को ढूंढना पड़ेगा। जहां पे मैंने कीवर्ड पकड़ लिया कि अरे ये तो कॉटन टेक्सटाइल है, तो अपने आप सारी चीजें, यहाँ पे हैंडमेड कीवर्ड नहीं था, इसको छोड़ दो। कीवर्ड था कॉटन टेक्सटाइल साउथ का, जो हाथ से पेंट किया जाता है। तो आंसर हैज टू बी ए, इजी एंड इजी टू अटेम्प्ट ऑल्सो। कलमकारी के बारे में थोड़ा सा जिक्र, थोड़ा सा जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कलमकारी की, तो ये पर्टिकुलर कॉटन टेक्सटाइल से संबंध रखता है। ये वो कॉटन टेक्सटाइल जो आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अब यहां पे एक चीज मजेदार है, ये वाला जो कलमकारी है ये हैंड पेंटेड भी हो सकता है, कभी कभी ब्लॉक पेंटेड भी कर सकते हैं, ब्लॉक प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि कलमकारी जो है इट इज गोइंग टू बी ओनली हैंड पेंटेड, तो आंसर लगेगा कि करेक्ट है, मगर अगेन ये बड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, इसको इनकरेक्ट कर देना। तो कलमकारी स्टेट बहुत जरूरी है, याद रखना, स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश। हैंड पेंटेड भी हो सकता है, ब्लॉक पेंटेड भी हो सकता है, मगर एक बात पक्की है, हम इसमें करते क्या है। कलम का मतलब पेन, तो कलमकारी में एक बात पक्का है कि फ्री हैंड ड्राइंग बनाई जाती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, और बाद में उसमें रंग फिल कर दिए जाते हैं, वो भी बाय हैंड। तो आज के समय में बात करें तो तेलंगाना और आंध्रा दोनों के अंदर आपको कलमकारी देखने को मिल जाएगी। इनका ओरिजिन है दोस्तों, ज्यादातर जो कौन से किस सब्जेक्ट पे ज्यादातर पेंटिंग बनाई जाती है कलमकारी में, तो कलमकारी का जो शुरुआती दौर था उसमें ज्यादातर इसमें सीन्स पेंट किए जाते थे फ्रॉम द टेक्स्ट, लाइक महाभारत का कोई सीन बना दिया, रामायण का कोई सीन बना दिया, भगवतम का कोई सीन बना दिया, ये सब चीजें हम यहाँ पे करते थे। और देखिए जो पेंटिंग्स वगैरह होती है ना, मैं आपको बता दूं बच्चे, पेंटिंग जो होती है इनमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थीम क्या है, किस चीज पे पेंटिंग बन रही है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जहां पे सवाल आ जाता है। जैसे 2013 में फिर से एक बार जिक्र आया म्यूरल पेंटिंग्स का। देखिए मैंने अभी आपको ये होमवर्क दिया है पढ़ने के लिए, और जब आप होमवर्क करेंगे तो आप इसका आंसर दे भी सकते हैं आराम से। बताइए कहां कहां पे म्यूरल पेंटिंग्स हैं। अजंता केव्स में म्यूरल है, ये तो हमने अभी अभी सीखा, और ये भी अभी तो देख लिया भैया। केव नंबर 1 में तो बड़ा ब्यूटीफुल बोधिसत्वा पद्मा पन्नी भी है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। लिपाक्षी टेम्पल भी अपने म्यूरल्स के लिए बड़ा फेमस है दोस्तों, मगर सांची स्तूप में म्यूरल पेंटिंग कहाँ है। सांची स्तूप तो फेमस है अपने स्कल्पचर के लिए, अपने स्कल्पचर के लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए फेमस तो नहीं है। तो इसमें मेरा आंसर तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि एलिमिनेट करने का बहुत बेनिफिट हुआ नहीं यहाँ पे। राइट आंसर 1 और 2 है, 1 तो पक्का होना ही होना है, तो डी नहीं हो सकता आंसर, सी नहीं हो सकता। आपके पास चॉइस है 1 या 1 और 2। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, आसान सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, मगर इसको रिस्क लेकर के भी सॉल्व करना पड़े तो कर देना, अगर आप एलिमिनेट कर पाओ कि कौन सी चीज तो पक्का गलत होने वाली है। तो राइट आंसर समझ में आ गया ना, यहाँ पे आंसर हैज टू बी बी 1 और 2। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अजंता के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी देख चुके हैं, हम जानते हैं अजंता। और सिर्फ अजंता ही नहीं, अजंता, अलोरा, एलिफेंटा, जितनी भी केव्स हैं इन सब में बहुत ही खूबसूरत म्यूरल्स है। तो ये दो नाम भी ऐड कर लेना, अजंता तो है ही, अलोरा और एलिफेंटा में भी म्यूरल्स है। लिपाक्षी टेम्पल किधर हुआ सर? लिपाक्षी टेम्पल आपका आंध्र प्रदेश में है, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत म्यूरल पेंटिंग्स हैं जो विजयनगर किंग्स को बिलोंग करती हैं। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये भी बड़ा खास है, पता नहीं चलता बॉस, इसी पे एमसीक्यू कल को आ जाए। हाँ, सांची वो नहीं है, आपको बता दिया, अपने स्कल्पचर के लिए फेमस है। सांची स्तूप के बारे में हम जानते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है भारत में, लेकिन डेफिनेटली अपने म्यूरल्स के लिए तो बिल्कुल भी फेमस नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये हमने अभी आपको टॉपिक कवर करवा दिया। ये जो फर्स्ट वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं, पहले 18 सवाल मैंने 18 किए ना हम लोगों ने, हाँ, तो पहले 18 सवाल हम लोगों ने कवर कर दिए हैं, और पहले 18 सवाल जो है हमारे वीडियो नंबर 1 का हिस्सा है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आगे फर्दर क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा वैसे वैसे मैं आपको रिलीज भी करता रहूंगा, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा चीजों को
आप इसमें एंजॉय कर सकें। आई रियली होप गाइज आपको इन 18 सवालों में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका फीडबैक। मैं चाहता हूं हर बच्चा कमेंट करके बताए कि इस तरह के पीवाईक्यू जिस तरह से मैं करवाता हूं क्या आपको ज्यादा फायदा होता है और क्या इसमें हम बेटर कर सकते हैं। फीडबैक आपके लिए जरूरी है। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी, किसी भी बच्चे को यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो मुझे कांटेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। इसी तरह से प्यार देते रहिए और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।